हेलो फ्रेंड्स, ट्रांसलेशन की आज की क्लास में मैं आपको देयर का प्रयोग नेगेटिव सेंटेंसेस में कैसे करते हैं वो सिखाने वाला हूँ। और एक बात ज़रूर याद रखना कि लास्ट में मैं आपको एक एक्सरसाइज भी दूंगा जो आपको सॉल्व करके दिखानी है। तभी तो आपकी प्रैक्टिस होगी, तभी तो मुझे पता लगेगा कि आपको कितना आता है। और इससे पहले की क्लास में मैंने आपको देयर का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंसेस में करना सिखाया था। और आज की क्लास में हम कोशिश करेंगे कि देयर का प्रयोग हम आपको नेगेटिव सेंटेंसेस में करना सिखा दें, आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में करना सिखा दें, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस में देयर का प्रयोग कैसे करते हैं वो भी आपको सिखा दें। तो वीडियो थोड़ी लंबी जाएगी, लेकिन कोई बात नहीं है, आप लंबी वीडियो वॉच करोगे तो आपको बेनिफिट भी लंबा ही होने वाला है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। लेकिन थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको दे दूं कि देयर का प्रयोग किस तरह के सेंटेंसेस में किया जाता है और किस प्रकार किया जाता है। हालांकि पिछली क्लास में हमने डीपली इस चीज़ को बताया था, तो मोटा मोटी मैं आपको बता दे रहा हूं ताकि आपका रिवीजन हो जाएगा और जो नए चैनल पे लोग हैं तो उनको भी थोड़ा सा पता लग जाएगा। ठीक है, तो भाई जिन वाक्यों में किसी चीज़ का होना या ना होना पाया जाता है तो वहाँ पे जो है देयर का प्रयोग करते हैं। अर्थात उन सेंटेंसेस की जो ट्रांसलेशन है वो देयर से ही स्टार्ट होती है। ठीक है, एक बात हो गई। दूसरी बात यह है कि देयर का जो वैसे सेंस होता है, जो अर्थ होता है हिंदी में, वो वहाँ होता है, लेकिन इस तरह के सेंटेंसेस में देयर का कोई अर्थ नहीं लगाया जाता, बल्कि ये एक इंट्रोडक्टरी एडवर्ब के रूप में काम करता है। ठीक है, तीसरी बात यह है कि इस तरह के सेंटेंसेस को देयर से शुरू करते हैं और उसके बाद जो है वर्ब टू बी की जो फॉर्म है, जैसे इज है, एम है, आर है प्रेजेंट टेंस में, और पास्ट टेंस में होती है वोज वर, तो उसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो पहले देयर लिखते हैं, उसके बाद इज, एम, आर, वोज वर में से किसी एक को लिखते हैं और उसके बाद जो है बाकी चीज़ें लिखी जाती हैं। तो ये मोटा मोटी इसके रूल हैं। तो चलो अब शुरू करते हैं। और पिछली क्लास में हमारे एक प्रिय मित्र ने हमसे कहा था कि सर आपने जो है देयर का प्रयोग जब पढ़ाया है तो किसी चीज़ का होना तो पढ़ा दिया लेकिन ना होना नहीं पढ़ाया। तो मेरे दोस्त, पिछली क्लास में हमने आपको अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ाए थे, तो वहाँ तो चीज़ का होना ही पढ़ाना पड़ता। आज हम आपको नेगेटिव सेंटेंसेस पढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पे आपको हम पढ़ाएंगे किसी चीज़ का ना होना। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। नेगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य। ठीक है, तो पहला आप एग्जाम्पल देख लीजिए। तुम्हारे घर में, अभी तो हम थ्योरी बता रहे थे ना आपको, और थ्योरी का जब तक प्रैक्टिकल नहीं होता तब तक जो है मज़ा नहीं आता, चीज़ें क्लियरली समझ में नहीं आती। तो अभी जो हमने आपको थ्योरी बताई उसका प्रैक्टिकल होने वाला है। तुम्हारे घर में 10 कमरे नहीं हैं। ठीक है, तो किस तरह से आप इसको ट्रांसलेट करोगे? भाई किसी चीज़ का ना होना पाया जा रहा है ना, 10 कमरे नहीं हैं, 10 कमरों का ना होना पाया जा रहा है। ठीक है, तो कैसे ट्रांसलेट करेंगे? देयर आर, आर क्यों यूज हुआ, इज क्यों यूज नहीं हुआ? क्योंकि 10 कमरे बहुवचन है ना, प्लूरल है, इसलिए आर का प्रयोग करेंगे। और हैं प्रेजेंट टेंस में है तो आर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो देयर आर नॉट 10 रूम्स इन योर हाउस। तुम्हारे घर में 10 कमरे नहीं हैं। सिंपल है ना। और भाई तुम्हारे घर में यार 10 कमरे क्यों हो? हमारी तो इच्छा है कि तुम्हारे घर में 100 कमरे हों। नेगेटिव क्यों सोचें? बड़ा घर हो आपका, पॉजिटिव सोचना चाहिए। तो चलो आगे दूसरा सेंटेंस देखते हैं। इस बैग में कोई किताब नहीं है। क्या ट्रांसलेशन होगी जी इसकी? इस बैग में कोई किताब नहीं है। देयर इज नो बुक इन दिस बैग। यहाँ पे इज आएगा ना, क्योंकि सब्जेक्ट, ये जो नाउन है यहाँ पे प्लूरल नहीं है। और यहाँ पे आप देख रहे हो यहाँ पे नोट आया है, यहाँ पे नो आ रहा है। क्यों? क्योंकि जब नाउन जो है प्लूरल होता है, 10 कमरे बहुवचन है ना, तो नोट का प्रयोग करोगे। और जब नाउन प्लूरल नहीं होगा तो इन दैट केस आपको नो का प्रयोग करना है। ठीक है, देयर इज नो बुक इन दिस बैग। अब बताओ यार क्या मुश्किल है, सब कुछ तो आसान है। चलो तीसरा सेंटेंस देखो। आज कक्षा में 15 विद्यार्थी नहीं थे। पास्ट टेंस में चला गया ना मामला। आज कक्षा में 15 विद्यार्थी नहीं थे, तो किस तरह से आप इसको ट्रांसलेट करोगे? देयर वर, क्योंकि एक से अधिक विद्यार्थियों की बात है, नाउन प्लूरल है, इसलिए वर का प्रयोग करेंगे। देयर वर नॉट
15 स्टूडेंट्स इन द क्लास टुडे। आज कक्षा में 15 विद्यार्थी नहीं थे। अब एक और सेंटेंस देख लो आप, कप में चाय नहीं थी, है ना। दो सेंटेंस हमने आपको प्रेजेंट के दिए और दो पास्ट के दे रहे हैं। कप में चाय नहीं थी, देयर वॉज नो टी इन द कप। ये बाई मिस्टेक मुझसे वर लिखा गया था, लेकिन वॉज आएगा क्योंकि नाउन जो है वो सिंगुलर नंबर प्लूरल नंबर में नहीं है। देयर वॉज नो टी इन द कप, कप में चाय नहीं थी। इजी है ना। तो इन्हीं रूल्स रेगुलेशन पे आधारित हम आपको एक ये एक्सरसाइज दे रहे हैं, तो आप जो है इसको सॉल्व करने की कोशिश करना। तो देखो, मेज पर 2 किताबें नहीं हैं, इसको आप ट्रांसलेट करना। जंगल में कोई शेर नहीं था, पास्ट टेंस में बात हो रही है, इसको ट्रांसलेट करना। नो और नोट का भी ध्यान रखना, ठीक है। प्रेजेंट और पास्ट का तो आपको ध्यान रखना ही है, लेकिन नो और नोट का भी ध्यान रखना है। गिलास में पानी नहीं है, सिंपली इस पे आधारित है ना, कप में चाय नहीं थी उसी पे आधारित है, बस वो पास्ट में था, ये प्रेजेंट में। इस कमरे में 2 दरवाजे नहीं थे, इस कमरे में 2 दरवाजे नहीं थे। तो इनको आप ट्रांसलेट करना। ये भले ही आपको आसान लग रहे हो, लेकिन जब आप ट्रांसलेट करोगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। तो और प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो इस तरह से तो करके कंप्लीट हो गया नेगेटिव सेंटेंस। अब हम चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ, अर्थात देयर का प्रयोग जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में कैसे करते हैं वो हम अब आपको यहाँ पे सिखाने वाले हैं। देखिए, यहाँ पे कुछ कंडीशंस हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हिंदी में अर्थ होता है प्रश्नवाचक वाक्य, जहाँ पे प्रश्नवाचक शब्द आ जाता है, जहाँ पे प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाता है। तो यहाँ पे कुछ कंडीशंस हैं कि किस किस तरह से जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट किया जाता है। जैसे कि जो है, जैसे कि पहली कंडीशन है, जब क्या वाक्य के प्रारंभ में हो। प्रारंभ का मतलब शुरू। तो जब क्या शब्द, क्या चूंकि प्रश्नवाचक शब्द होता है, तो जब क्या शब्द जो है वाक्य के शुरू में आ जाए, तो फिर आप किस तरह से जो है देयर का प्रयोग सेंटेंस के अंदर करोगे। सबसे पहले तो आप लिखोगे इज, आर, वॉज, वर, इनमें से कोई एक। अगर प्रेजेंट टेंस की बात हो रही होगी तो इज या आर लिखोगे, पास्ट की हो रही होगी तो वाज या वर लिखोगे, इनमें से कोई एक लिख दोगे। उसके बाद आप लिखोगे देयर, ठीक है। और उसके बाद आप सब्जेक्ट, आई मीन टू से की अदर वर्ड्स, जो बाकी शब्द बचेंगे आप उनको लिख दोगे, ठीक है। इस तरह से करके आप इस तरह के सेंटेंस को ट्रांसलेट करोगे। और देर किस बात की, आपको एक उदाहरण से मैं समझाता हूँ, आपको क्लियरली समझ में आएगा। क्या आपकी जेब में 500 रुपये का नोट है? तो देखो, बिल्कुल इसी नियम पे आधारित है ना। जब क्या वाक्य के प्रारंभ में हो, तो क्या वाक्य के प्रारंभ में आ गया ना, तो फिर इस नियम को यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे कि सबसे पहले इज, आर, वॉज, वर में से कोई एक लिखेंगे। तो नोट है प्रेजेंट में है और एक वचन की बात हो रही है, तो है कि अंग्रेजी इज लिखेंगे, जैसे इसमें लिखा गया इज लिख दिया। उसके बाद देयर लिखेंगे तो देयर लिख दिया। उसके बाद जो बाकी बचा वो लिख देंगे। तो इज देयर ए 500 रुपी नोट इन योर पॉकेट। और बाद में जो है भाई साइन ऑफ इंट्रोगेशन जरूर लगाएंगे। अगर आप वाक्य को लिख रहे हो तो आपको प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाना है, अदरवाइज ग्रामेटिकली गलत माना जाता है। अगर आप बोल रहे हो तो उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बट इफ़ यू आर राइटिंग द सेंटेंस इन दैट कंडीशन यू हैव टू अप्लाई साइन ऑफ इंट्रोगेशन इन द लास्ट ऑफ द सेंटेंस। तो क्या आपकी जेब में 500 रुपये का नोट है? पूछ ही रहा हूँ यार, हो तो बता दो, लूँगा नहीं, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट सेंटेंस देखो। क्या तुम्हारे बैग में 2 किताबें थीं? पास्ट में बात चली गई। क्या तुम्हारे बैग में 2 किताबें थीं? तो 2 की बात हो रही है, अर्थात प्लूरल नंबर की बात हो रही है और पास्ट में हो रही है, तो वर का प्रयोग करेंगे शुरू में। क्या आ रहा है तो उसी नियम को अप्लाई करेंगे ना। तो वर देयर 2 बुक्स इन योर बैग। वर देयर 2 बुक्स इन योर बैग। आसान लग रहा है ना भाई सब कुछ, कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही ना। तो
पढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो। अब एक अगला कंडीशन देखते हैं। जब किसी वाक्य में कितना, कितनी, कितने आता है तो इसके साथ इनसे संबंधित नाउन भी आता है। कहने का मतलब क्या है कि जब किसी सेंटेंस में कितना आ जाएगा या कितनी आ जाएगा या कितने आ जाएगा, तो कितना, कितनी, कितने से रिलेटेड जो नाउन, जो संज्ञा वहाँ पे होगी, उसको भी आप उसके साथ ही लिखोगे, तोड़कर नहीं लिखोगे कि कितने की अंग्रेजी अलग लिख दी और वो नाउन अलग लिख दिया। ऐसा नहीं होगा। कितने की अंग्रेजी के साथ ही मिला करके उस नाउन को आप लिखोगे। तो प्रैक्टिकली समझ लेते हैं। जैसे कि सेंटेंस है, गिलास में कितना दूध है, तो कितना दूध, कितना वर्ड आ गया और दूध यहाँ पे नाउन हो गया, तो इन दोनों की अंग्रेजी एक साथ लिखी जाएगी। ये कह रहा है ऊपर उसमें नियम में, वो है नहीं, ये कह रहा ना कि इसके साथ नाउन लिखा जाता है। तो कितने के साथ जो नाउन दूध है, इसकी अंग्रेजी एक साथ लिखेंगे। गिलास में कितना दूध है, तो इसको लिखेंगे हम इस तरह से। सबसे पहले तो भाई कितना दूध, इसकी अंग्रेजी लिखी जाएगी, तो हाउ मच मिल्क, वो नियम अप्लाई हो गया ना। हाउ मच का मतलब कितना और मिल्क, ये नाउन इसके साथ मिला के लिख दिया गया। ऐसा नहीं कर सकते कि हाउ मच इज़ देयर मिल्क, ऐसे नहीं करेंगे। नाउन इसके साथ मिलाकर लिखेंगे। तो हाउ मच मिल्क इज़ देयर इन द ग्लास, ग्लास में कितना दूध है ना, सिंपल। चलो नेक्स्ट सेंटेंस देखो। कल स्कूल में कितने अध्यापक थे। ठीक है, सेंटेंस है कि कल स्कूल में कितने अध्यापक थे। फॉर एग्जाम्पल, मैं कल स्कूल नहीं गया, तुम स्कूल गए, और मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि भाई बताओ कि यार कल स्कूल में कितने टीचर थे। तो तुम्हें कैसे इसको इंग्लिश में बोलना है, पूछना है, मतलब हाउ मैनी टीचर्स, कितने अध्यापक। भाई हाउ मच टीचर मत कर देना, क्योंकि जब काउंटिंग की बात होती है इन नंबर्स तो मैनी का प्रयोग करते हैं, और जब नापने की या मापने की बात होती है तो वहाँ पे मच का प्रयोग करते हैं। जैसे दूध है, उसको तो मापा जाता है ना, ठीक है, दैट इज़ द लिक्विड ना, लेकिन टीचर तो लिक्विड नहीं है ना, वो तो उसको तो गिनती करनी पड़ेगी ना, वैसे करके ऐसे ही। तो जब इस तरह से करके हो तो हाउ मैनी का प्रयोग करोगे, और जब मापने वाली बात आ जाती है तो हाउ मच। तो कल स्कूल में कितने अध्यापक थे, तो इसका ट्रांसलेशन जो हो जाएगा वो ये होगा, हाउ मैनी टीचर्स, कितने अध्यापक वर थे देयर इन द स्कूल यस्टरडे। देखिए बीते हुए कल की बात हो रही है, तो बीते हुए कल के लिए प्रयोग करते हैं यस्टरडे, आज के लिए प्रयोग करते हैं टुडे, और आने वाले कल के लिए प्रयोग करते हैं टुमारो, जो कि फ्यूचर टेंस में प्रयोग होता है। ठीक है, तो कल स्कूल में कितने अध्यापक थे, तो हाउ मैनी टीचर्स वर देयर इन द स्कूल यस्टरडे। भूल कर भी यहाँ पे टुमारो मत कर देना कि यार टुमारो को भी कल ही कहते हैं। कल का मतलब, टुमारो का मतलब आने वाला कल, यस्टरडे का मतलब बीता हुआ कल। ठीक है, इस तरह से करके आप इसको ट्रांसलेट करोगे। मैं समझता हूँ कि सब कुछ आपको एकदम से क्लियरली समझ में आ रहा होगा। तो इंट्रोगेटिव हमने देख लिया, अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव देख ले रहे हैं। ठीक है, और ये जो है क्लास कंप्लीट होने ही वाली है। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस को किस तरह से आप जो है देयर के साथ ट्रांसलेट करोगे, वो यहाँ पे आपको पढ़ने के लिए मिलने वाला है। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव का क्या मतलब हुआ, प्रश्नवाचक प्लस नकारात्मक वाक्य, यानी कि जहाँ पे प्रश्न भी पूछा जा रहा हो और वहाँ पे जो है नोट का भी प्रयोग देखने को मिलेगा, तो उस तरह के सेंटेंसेस। तो इसमें होगा क्या कि जो अभी हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने के नियम सीखे हैं ना, तो वही नियम यहाँ पे अप्लाई होंगे, सिर्फ जो है देयर के बाद नोट या नो का प्रयोग बढ़ जाएगा। वो देखेंगे कि हम नोट का प्रयोग करना है कि नो का प्रयोग करना है। अभी मैंने आपको बताया था कि जब नाउन प्लूरल नंबर में होगा तो नोट का प्रयोग करेंगे, और जब नाउन प्लूरल नंबर में नहीं होगा तो नो का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो चलो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। क्या इस टोकरी में 10 सेब नहीं हैं? क्या इस टोकरी में 10 सेब नहीं हैं?
ठीक है, तो किस तरह से इसको पूछोगे भाई, 10 सेब की बात हो रही है यानी कि प्लूरल नंबर है और प्रेजेंट में है तो आर का प्रयोग करेंगे, क्योंकि एक वचन के लिए इज का प्रयोग होता है और बहुवचन के लिए आर का प्रयोग होता है। तो आर देयर नॉट 10 एप्पल्स इन दिस बास्केट। आर देयर नॉट, बस नोट यहाँ पे बढ़ गया। अगर ऐसे होता तो ऐसे होता अगर सेंटेंस, क्या इस टोकरी में 10 सेब हैं, तो नोट हट जाता, बाकी ऐसे ही रहता। लेकिन ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, क्या ने तो इसको बना दिया इंट्रोगेटिव और नहीं ने बना दिया इसको नेगेटिव। तो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा आर देयर नॉट 10 एप्पल्स इन दिस बास्केट। ठीक है, एक और सेंटेंस देख लीजिए, नो वाला। अभी नोट वाला देखा है, नो वाला देख लो। क्या नहर में पानी नहीं था? क्या नहर में पानी नहीं था? तो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा वॉज देयर नो वाटर इन द कनेल। ठीक है, वॉज देयर नो वाटर इन द कनेल, क्या नहर में पानी नहीं था। तो इस तरह से करके ये ट्रांसलेशन हो गई इसकी। मैं समझता हूँ कि आपको सब कुछ ठीक से समझ में आया होगा, और ये तो अब पता लगेगा कि आपको कितना समझ में आया और कितना नहीं आया। ये छोटी सी एक्सरसाइज है 4 सेंटेंसेस की, और इन्हीं रूल्स रेगुलेशन पे बेस्ड भी ये है। तो इसको ट्रांसलेट करने की आप कोशिश करना। इस चीज़ से बिल्कुल मत डरना कि कितने सेंटेंस आप सही से ट्रांसलेट कर पा रहे हो, कितने सेंटेंसेस आप गलत ट्रांसलेट कर पा रहे हो। प्रयास करना ज़रूरी है। सही और गलत की बात जो है वो तो बाद की है। अगर आज थोड़ा गलत भी कर दोगे तो कोई नहीं यार, कल सही भी करोगे, और करोगे ही नहीं तो ना सही करोगे ना गलत करोगे। तो चलो देख लो इनको। क्या इस कक्षा में 5 छात्र थे? इसको ट्रांसलेट आप करो। इस नदी में कितनी नाव हैं? इसको ट्रांसलेट करो। ठीक है, 2 सेंटेंस तो पिछले वाले नियम के हो गए और 2 सेंटेंस इंट्रोगेटिव नेगेटिव के हो गए। क्या डेस्क पर कोई पुस्तक नहीं है? क्या इस नदी में पानी नहीं है? कोई मुश्किल नहीं है। अगर ध्यान से आपने पीछे से पढ़ के चले आ रहे हो, लास्ट तक पढ़ा है, तो आसानी से इनको ट्रांसलेट कर पाओगे। तो ट्रांसलेट करने की कोशिश ज़रूर करना। आपका एक प्रयास आपको प्रैक्टिस देगा। ठीक है, और मुझे भी पता चलेगा कि आप अपनी स्टडी के लिए कितना सीरियस हो।